चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन की। तो ध्यान से सुनते रहना, राइट। सुनने वाली क्लास है अभी एक तो, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो अब बदल चुका है। लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक के रेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे बनते और भी हैं, बट हम उन क्वेश्चंस को फिर आगे कर लेंगे। एक बार हम आज का एक नया टॉपिक कवर करते हैं, देन वी विल सी कि हमारे क्या न्यूमेरिकल्स इस पे बनेंगे और क्या न्यूमेरिकल्स रेट वाले भी मैं आपको बीच में से करवा दूंगा। आप फॉर्मूले याद रखना बस, ठीक है। काइनेटिक गैस थ्योरी। देखो यार, आप लोगों ने ना अब तक मेरे साथ में कौन कौन से लॉ कर लिए हैं? बॉयल्स लॉ कर लिया है, चार्ल्स लॉ कर लिया है, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ कर लिया है, गिल-ल्यूसैक लॉ कर लिया है, ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन बना ली है बेसिकली, और वो हमने इन्हीं चार लॉ से बनाई थी। अब आप ना बड़े ध्यान से सुनो कि यार इस लॉ को, जैसे इसमें क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। क्या आप सभी को याद है ये बात? बोलो यार, भव्य बोल बेटा, क्या ये वाली बात याद है कि बॉयल्स लॉ के अंदर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था? बोल बेटा, यस और नो, जल्दी। यस सर। यस, ठीक है भाई। तो यार आप ना बड़े ध्यान से देखो कि हमने जो टेम्परेचर कांस्टेंट बोला और हमने मोल्स कांस्टेंट बोले हैं, यार इन सब का क्या बेसिस है? मतलब कुछ एजम्पशंस होंगी पहले जो हम मान के चल रहे होंगे कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। तो वो सारी एजम्पशंस बहुत बेसिक पैरामीटर हैं कि हम क्या चीज मान के फिर लॉ को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बेसिकली कुछ तो पहले मानोगे ना, उसके बाद ही तो एक्सपेरिमेंट करोगे। तो वो जो मानने वाली बातें थी ना सारी की सारी गैसेस के बारे में, दैट इज काइनेटिक गैस थ्योरी। कि क्या थ्योरेटिकल बातें मानते हुए हमने जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो वो आए, राइट। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है गैस थ्योरी के बारे में, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। ये आप कॉपी कर लेना क्लास के बाद अपने नोट्स के अंदर, बट आप पहले इनको सीख लो, समझ लो। आपको अभी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है इस चीज को। इसके लिए पूरा एक पेज छोड़ना पड़ेगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। पहली बात, सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं असर्शन रीजन के अंदर पूछे जा सकते हैं या टिक मार्क वाले करे जा सकते हैं कि काइनेटिक गैस थ्योरी में जितनी बातें थी, जितने भी पोस्टुलेट्स आप इनको इनके कह सकते हो, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जो बातें मान के हम आगे काम करते हैं। तो कौन सा पोस्टुलेट नहीं एग्जिस्ट करता है? तो आपको सारी बातें पता होंगी तभी तो आप बता पाओगे कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बात नंबर 1 क्या कहती है? सबसे पहला पॉइंट है, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मेरे पास जो गैस होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उनको आप मॉलिक्यूल्स कहते हो। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल। माना जाता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल इन मास हैं, साइज हैं, एंड डिफर इन फॉर्म ऑफ गैस टू गैस। कहने का मतलब अगर एक ही गैस है तो उस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का साइज भी सेम है, उस गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का मास भी सेम है, ठीक है। ये मान के ही हमने सारी आगे के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, सही है ना। तो आप ये बातें ध्यान रखोगे। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो, क्लियर हो रही है तुमको? हर्ष बता भाई, प्रभजीत। यस सर। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस so that actual volume of molecules is negligible as compared to the total volume of the gas। वो कहता है अगर मेरी इस कंटेनर में गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में इतनी ज्यादा दूर है कि एक अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम में देखूं, पूरी गैस के मुकाबले जितनी भी गैस पड़ी है इस डब्बे में, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनमें दूरी ही बहुत ही ज्यादा है। और हर एक मॉलिक्यूल को आपने छोटे साइज का भी माना हुआ है, इसलिए नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा, बट हम मान के ये चल रहे हैं कि हमने नेग्लिजिबल माना, फिर हमने जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चल क्या रहा है? ये सारी थ्योरी है जो पहले माननी है, ठीक है, फिर ही काम करना है आगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा लार्ज है।
तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है और अट्रैक्शन है वो भी आपकी नेग्लिजिबल है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो गैस पे काम नहीं करती है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल को आप ये नहीं कहोगे कि तू नीचे जा, ठीक है, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, मतलब चाहे H2 हो चाहे बड़ी गैस हो Ne हो, ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि भाई तू हल्की है तू ऊपर रहेगी, तू भारी है तू नीचे रहेगी, ऐसा हमने नहीं करना है। आप मास के बेसिस पर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं लगाओगे, राइट। तभी तो डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि गैस अच्छे से इंटरमिक्स हो सकती है। अगर ग्रेविटेशन ही लग जाती तो फिर तो वो आराम से अलग अलग हो जाती सारी गैसेस, सही है ना। तो इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को सोच सकते हो। पॉइंट नंबर 5, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग कॉन्टिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, हेंस दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। यानी कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि ये ना स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। जब तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टकराता नहीं है तब तक वो स्ट्रेट रहता है, उसके बाद वो अपना पाथ बदल लेता है। जैसे फिर ये इधर चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इससे यूं टकराया, इसको ऊपर भेज दिया स्ट्रेट लाइन में कहीं, ये स्ट्रेट लाइन में कहीं नीचे चला गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोलाइड होके जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं, राइट। तो ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर containing the pressure exerted on the walls of the containing vessel is due to bombardment of the molecules on the wall। ये बात हमने पढ़ी है कि वॉल के ऊपर अगर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा तभी हम उस पर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और वही बात इन्होंने यहाँ पोस्टुलेट में लिखी है। पॉइंट नंबर 7, the molecules are supposed to be perfectly elastic hard spheres so that no energy is wasted when the molecules collide with one another or with the walls of the vessel। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कंटेनर के अंदर मेरी गैसेस हैं, कंटेनर के अंदर क्या है बेटा जी, मेरी गैसेस हैं, तो इनके बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि इसकी मान लो 2 जूल एनर्जी थी, इसकी मान लो 3 जूल एनर्जी थी। जब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हो सकता है बाद में इसी मॉलिक्यूल की एनर्जी टकराने के बाद अगर 4 जूल हो जाए तो फिर इस वाले की टकराने के बाद 1 जूल रह जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बट टोटल कंजर्व रहेगी, मतलब जब मॉलिक्यूल टकराएगा जो भी एनर्जी होगी वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है बट चेंज नहीं होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई भाई? बोलो यार, गॉट इट। इलास्टिक का मतलब है ये, इलास्टिक का मतलब कि अगर वो टकराएंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, वेस्ट नहीं होगी, कहीं भी अलग से उड़ेगी नहीं, एक से दूसरे पे टकराती रहेगी। तो भाई बोलो यार, कुछ कहानी समझ में आ रही है? हर्ष भाई, तरनप्रीत, तौशान, बोल बेटा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेटे, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक भी पॉइंट आप नहीं भूल सकते। लास्ट, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ऑब्वियसली जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं सब सेम वेलोसिटी से थोड़ी मूव करेंगे। दे पोजेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। अगर डिफरेंट स्पीड से घूम रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। डिफरेंट वेलोसिटी से घूम रहे हैं तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। However, the average kinetic energy of the molecules of gas is directly proportional to the absolute temperature। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो वेलोसिटी भी उसकी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 हो जाएगी। किसकी? मॉलिक्यूल की। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कहता है हमको लास्ट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स बेटा जी हमको कहीं ना कहीं याद रखने हैं। शिवम, प्रभजीत, क्या आपको पॉइंट समझ में आ गए हैं? पहले ये बताओ, पॉइंट्स में कोई ये तो नहीं है कि समझ में नहीं आया सर? याद तो आप अलग से ही करोगे, अभी की क्लास में याद तो नहीं होंगे, पर आपको समझ में आ गए? प्रभजीत, यस और नो भाई, जल्दी बोलो। यस सर। यस। तौशान, बोल बेटा। यस सर। ठीक है, ये सारे पॉइंट देखो बहुत आसान है पढ़ने में, ठीक है। आपको इसको नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक के साथ आगे, ठीक है। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमको याद रखनी है। अब यहां से ना यार एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसको कहेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब आप लोग ना प्लीज, ठीक है, आज की क्लास में कुछ बातें याद रखोगे। देखो,
काइनेटिक गैस थ्योरी के बाद पूरी थ्योरी से निकाल करके एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, डेरिवेशन भी है इस चीज की जो मैं अगले लिखवाने वाला हूं, बट मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा। केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेशन ज्यादा काम की नहीं होती है, राइट। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं और आप डायरेक्ट फॉर्मूला किसके नाम से याद रखोगे कि सर ने काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए थे, वहां से साइंटिस्ट ने जो है वो मिला करके एक इक्वेशन तैयार करी थी, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। नाउ व्हाट इज पी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये आपको पता है। पी क्या होता है? वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये भी आपको पता है। एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मेरे पास एन क्या है? एन है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वॉल्यूम वी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ही लिखो आप, ये सब छोड़ो, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही जाएगी उसी के अंदर ही। सी क्या है? सी स्पीड है बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। आप पूछोगे सर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या भला है? देखो ऐसा है कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रैक्शन ऑफ, इस फ्रैक्शन के अंदर मान लो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस थी। अब कोई तो तेज जा रहा था, कोई धीरे से जा रहा था, कोई कैसे जा रहा था, कोई कैसे जा रहा था। तो इतने सारे मॉलिक्यूल की इतनी सारी स्पीड है, तो उन्होंने एक मीन स्पीड निकाल ली, मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए होंगे अपने और उसको रूट कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में फिट वही बैठ रहा था। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि एक स्पीड होती है दैट विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। काफी सारी स्पीड्स का मीन ले लिया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स थी, राइट। वो इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हम लोगों ने करी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसे नोट करो फटाफट से, यहाँ से आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हो क्योंकि यहाँ से मैंने आपको समझाना ही है, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? यस और नो? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा सबको। कहां से आया है ये? कहां से आया है? काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं इसको। काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो थे वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भाई ने दिए थे और बोल्ट्जमैन ने दिए थे। तो उन्हीं ने मिला करके एक फॉर्मूला बना दिया दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, जहां पे m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और n है आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, या आप मोल्स भी कह सकते हो इसको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कह लो, चलो छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कहो, मोल मत कहो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ही कहो, राइट और रॉन्ग? ये बताओ भाई, क्लियर हुई ये बात? यस और नो? जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाएं। Yes, हाँ बोलो बेटा बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई बात क्लियर, राइट। अब ना मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये काइनेटिक गैस थ्योरी से आई है इक्वेशन, तो क्या हम इस इक्वेशन से सारे के सारे लॉज जो हमने पीछे किए थे, यानी कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, जिससे आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी, क्या हम इस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। हम इस इक्वेशन से, ये जो हमारी आई है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे सामने है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि ये भी बॉयल लॉ को सेटिस्फाई करवा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि ये सब बातें मानते हुए ही हमने वो वाले लॉज जो थे वो उस टाइम पे तैयार किए थे या पढ़े थे, ठीक है। तो मैं इस वाली इक्वेशन से वो वाली इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करवाऊंगा, दैट इज हाउ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, जो बॉयल्स लॉ था, मैं आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन से भी प्रूव करके दिखाऊंगा, पर जल्दी ही। बट अभी के लिए हमको कुछ बातें पढ़नी है। देखो अभी हमें सबसे पहले तो ये तैयार करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का भी फॉर्मूला है। आज की क्लास का फॉर्मूला नंबर 1 था जो आपको एड ऑन याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड की सबसे पहले, तो ठीक है। तो क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप लोगों की बेसिकली? तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो, चलो मैं आपको पूरा लिख देता हूं सही से, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इतनी, बट मैं आपको फिर भी करके बता देता हूं एक बार। पीवी इज इक्वल टू एम एन
1/3 जरूर डालना, mnc² रहेगा, यस और नो, राइट। अगर मैं मान के चलूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस के अंदर मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, n कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर अगर 1 मोल की बात करूंगा, बोलो यार यस और नो, जल्दी बोलते जाना, यस और नो, क्या आपको ये Yes, बात sir. पता है, यस, राइट। अब आप एक बात बताइए कि ये m इंटू एन क्या बला हो जाएगी, m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, n कितने हैं फॉर 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर, तो ये कैपिटल M मोलिक्यूलर मास नहीं हो जाएगा, अरे बोलो ना यार, ओए भाई, ओए बोलो, अरे यार, यस सर। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वो मास जो है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास नहीं हो जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, राइट। तो अब यहां से मैं इस फॉर्मूले के अंदर एक थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc², बट ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, राइट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मेरे को C निकालना पड़ जाए, तो मैं C कैसे निकालूंगा सर, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा PV से और डिवाइड कर दूंगा M से और अंडर रूट जरूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास C का स्क्वायर था। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. इसके बाद सर आप देखो, अगर आप 1 मोल की बात करते हो तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू RT, अरे बोलो, ये पढ़ा है आपने, तो Yes, मैं sir. C को अंडर रूट 3 RT/m लिख सकता हूं साथ, बोलो यार, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, C की है। C कौन सी स्पीड थी आप लोगों की, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपको अभी के बाद 2-3 टाइप की स्पीड और भी करवाने वाला हूँ। ये कौन सी स्पीड करी आपने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और ये कहां से आई मेरे पास, ये मैंने डिराइव करी काइनेटिक गैस इक्वेशन से। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, क्योंकि उस इक्वेशन के अंदर जो स्पीड इस्तेमाल हो रही थी दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है भाई, बोल दो यार प्लीज एक बारी, एक डेरिवेशन आपको समझ में आ गई, आपको नहीं करनी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला है आज की क्लास में, आपको ये याद रखना है, गॉट इट। और ये भी याद रखना है कि ये सी क्या चीज है, यह रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। एक बात, अब करेंगे अगली बात, नोट करना है आपने तो कर लो, साथ साथ कर लो आप लोग नोट, एक बार 1 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट करो फटाफट। हो गया सर नोट। हो गया बेटा जी सभी का, चलो आ जाओ, कमाल की बात सीखने को मिलेगी अब आपको आगे, देखो एक और डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन फिर इसका भी रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को याद रखिएगा, डेरिवेशन आप लोग अपने आप देख लेना, राइट। ये डेरिवेशन है कि रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आप समझते हो ना, एवरेज क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यार इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, एवरेज ही लेनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की, सबकी तो अलग अलग होगी, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो कौन से टेम्परेचर, केल्विन वाले, राइट। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², आप बताओ आपने क्या क्या सीखा मुझसे, फॉर 1 मोल क्या होता है, m इंटू n क्या होता है, किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल M के बराबर हो जाता है, ये आपने पीछे मुझसे सीखा अभी, बोलो। अब इसको फिर हम वापस से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप है सर पुराने वाला, 1/3 कैपिटल M c², ठीक है सर। यहाँ पे एक बात और, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। मैं डेलिबरेटली, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी बनानी है,
तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं जो है वो 2 से ही डिवाइड कर दूंगा, 2 से ही डिवाइड कर दूंगा और mc² तो रहेगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होती है, तो मैं यहाँ पे हाफ mc², क्योंकि c मेरी स्पीड है, तो हाफ mc² को काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी को E के लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है? के ई नहीं, E के लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई बोलो यार, किताब में ऐसा लिखा हुआ होगा बेसिकली, इसलिए मैंने ऐसे किया। आप के ई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्या करोगे, पीवी इज इक्वल टू 2/3 ई के इस तरीके से मेंशन करोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलो। फॉर 1 मोल पीवी किसके बराबर होता है बेटा जी? फॉर 1 मोल तरनप्रीत बोलो बेटा, पीवी इज इक्वल टू फॉर 1 मोल सर RT। RT, ठीक है। तो मैं अब पुरानी इक्वेशन में RT इज इक्वल टू 2/3 ठीक है लिख दूं, और काइनेटिक एनर्जी को एक बार अलग से निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगी 3/2 RT बनेगी। ये हो गया आपका बेटा जी एक और फॉर्मूला आज का जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप एक बात कह सकते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1 मोल के लिए है। किसके लिए है ये? फॉर 1 मोल। अगर मुझे यही काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोलिक्यूल निकालनी पड़ जाए तो मैं RT/Na कर दूंगा। कोई बोलो। 1 मॉलिक्यूल के लिए, अरे ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए है काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालनी पड़ जाए तो मैं निकाल लूंगा। बोलो यार यस और नो। अरे वैसे भी जो आप साबित करना चाह रहे हो ना ऊपर, वो हो चुका है। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप पीछे एक पोस्टुलेट कर चुके हो जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसी बात को इस इक्वेशन से प्रूव किया है, दैट्स इट। आपको पता है R एक कांस्टेंट है, 3/2 एक कांस्टेंट है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया आपका कि E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो। जो आपने ऊपर लिखा है आप उसको प्रूव कर चुके हो, मैं अब आपको यहाँ से थोड़ी सी नई जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फॉर 1 मोल मैंने क्यों एवोगाड्रो नंबर ऑफ से डिवाइड किया कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स की अगर इतनी है तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा। हर्ष बोल मेरे यार, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ रही है बात समझ में, है ना? सभी को आ रही है बात समझ में? नितेश बोल बेटा, दक्ष बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है। Yes. इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो 1 मॉलिक्यूल की बात के बाद एक बस आपको एक नई टर्मिनोलॉजी सी सीखनी है ताकि आप किताब में देख के कंफ्यूज ना हो। क्या है सर R/Na? देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि R एक कांस्टेंट है, एक गैस कांस्टेंट है, आप सभी इसी के बारे में जानते हैं। तो आप एक बात याद कर लीजिए, अगर मैं R/Na करूंगा तो R की वैल्यू आप क्या लगाएंगे, जूल केल्विन वाली लगाएंगे। अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैंने R की वैल्यू आपको सिखाई थी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो Na का मतलब आपको पता है क्या होता है? Na क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगी जो एक कांस्टेंट है, क्योंकि R भी कांस्टेंट है और Na भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी जूल केल्विन इनवर्स फुल स्टॉप, ठीक है। क्योंकि मोल इनवर्स तो यहाँ पे भी होगा, राइट, तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो R/Na को एक और कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज छोटा के। इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाम अलग है बस काम वही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आज के बाद आप क्या टर्मिनोलॉजी याद रखोगे? सर अगर ऐसा हमको दिखेगा कभी कि E के इज इक्वल टू 3/2 KT, तो सर ये छोटू के कौन सा है? ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये क्या चीज थी? ये R/Na था। सर इसकी वैल्यू क्या थी? सर इसकी वैल्यू R/Na थी। सर R एनर्जी वाला लेना है और Na का वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी।
ठीक है, तो बस ये वाली इक्वेशन यहाँ से आपको याद रखनी है और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इस डेरिवेशन से आपको एक बात ये समझ में आई कि कैसे काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला, डेरिवेशन का कोई आपसे नहीं पूछने वाला। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ आपके सामने थोड़ा सा आगे। देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें उठाई हैं आज और हम डिफरेंट डिफरेंट कहीं ना कहीं हम ना बस ज्ञान बटोर रहे हैं, हमें समझ भी आ रहा है और हमको याद भी रखनी है। ठीक है, हमको लिखा हुआ भी समझ में आ रहा है और हमको ये बातें याद भी रखनी है। यही आज की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने अभी तक काइनेटिक गैस इक्वेशन डायरेक्ट याद करी है, इसके बाद एक डेरिवेशन से रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली है और ये स्पीड हम पुराने वाली इक्वेशन में रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही थी तो इसीलिए ये वहीं से आ गई थी, राइट। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 टाइप की स्पीड बताऊंगा और एक टाइप की स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको मैं बता चुका हूं और उसका फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, दैट इज अंडर रूट 3/2 राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट स्पीड की, तो नेक्स्ट स्पीड का नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, अब इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बट हमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ यही याद रखेंगे कि हम एवरेज स्पीड को बार से सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सी बार का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद करेंगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT/πm। एक हो गई एवरेज स्पीड। एक और अगली स्पीड की बात मैं आपसे करूंगा और इसको मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट करेंगे बट दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार। तो सी स्टार का क्या फॉर्मूला रहेगा? 2RT/m। हाँ, हमको सभी स्पीड्स के फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बात मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, क्या आपको 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक्स्ट्रा? और बोलिए स्पीड के, यस और नो। यस सर। कितने टाइप की स्पीड आपने आज याद करी है? 3। एक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फॉर्मूला है अंडर रूट 3RT/m। दूसरी करी है एवरेज स्पीड, अंडर रूट 8RT/πm। एवरेज स्पीड नाम से ही क्लियर है कि ये अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रहेगी बस। और ये कैसे आया है इससे कोई मतलब नहीं है, सर ने फॉर्मूला बताया है, वही हमको याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगली स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार। सी स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m। सर ये तीनों स्पीड हमको याद हो चुकी है। अब करते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, राइट। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात मैं आपको एक ग्राफ से ही समझाऊंगा और आपको सिर्फ समझनी है, कहीं भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपके पास बहुत सारी ढेर सारी गैस थी बट आप उस ढेर सारी गैस में केवल एक फ्रैक्शन ऑफ गैस की ही एक बारी बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये कुछ फ्रैक्शन ले लिया मैंने, इस फ्रैक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उन पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैंने इस लाइन पे लिया और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो जब मैक्सवेल भाई ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसने दी मुझे? मैक्सवेल ने। और इसको मैं क्या कहता हूँ? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। मैक्सवेल के साथ बोल्ट्जमैन का भी नाम होता है बट हमने वैसे ही मैक्सवेल को ही लिखा था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मैं कर्व बनाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल ने कहा कि अगर मैं एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में स्पीड की स्टडी करता हूं तो मेरा जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है भाई, सर ये क्या बताता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या चीज दे रखी है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऊपर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर है, इधर है। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर है, और सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड एक्वायर करेगा दैट विल बी कॉल्ड, कौन सी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की आपको डेफिनेशन सी समझ में आ रही है? इससे पहले ही बताओ, कोई बोलो यार, कोई बोलो, यस और नो। कौशान, भव्य, यस सर। सुन रहे हो ना सब लोग? सो तो नहीं गए भाई, बहुत Yes. जरूरी टॉपिक चल रहा है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। चलो जी, वापिस आओ, वापिस आओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी स्पीड है? वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर कर रखी है, ठीक है। तो आप इस कर्व से ये देख सकते हो, यहां से ये सीख सकते हो कि इस कर्व में क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं पॉइंट बना के यहाँ पे लिख देता हूं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, साथ में लिख लो आप लोग, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो और टू हाई स्पीड्स आर लो। ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनकी ज्यादा स्पीड है और जिनकी कम स्पीड है। कहीं बीच में जो स्पीड है वो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, ऐसा हमको पहली लाइन कहती है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पीक है, पीक क्या कॉरस्पॉन्ड करती है? पीक कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पीड possessed by maximum fraction या maximum number of molecules, ठीक है। The speed is called, बोलो कौन सी स्पीड है? This speed is called most probable speed। कोई, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सी स्टार क्या लिखी है आपने? √2RT/m। गॉट इट? बोलो। अब आपको इसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की कुछ और बातें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैं अगर बात करता हूं दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूं यहां पे, और इस बार 2 डिफरेंट गैसेस लेता हूं, 2 डिफरेंट गैसेस। तो 2 डिफरेंट गैसेस के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये देखना। कर्व सीखो आप इससे, ठीक है। ये है और ये कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जो भारी गैस है वो ये है Cl2, और आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 300 केल्विन लिख देता हूँ। ये काम सारा का सारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। और ये जो गैस है, इस गैस को हम कौन सी गैस मान लेते हैं? कोई भी मान लो, इससे हल्की मान लो, N2 गैस मान लो, ठीक है। तो ये जो कर्व प्लॉट किया मैक्सवेल ने वो ये किया। अब आपको जो है वो अनुमान लगाने, आपने अनुमान लगाने के लिए क्या किया? जहां पे आपको जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी उसको टिक कर दिया। ये क्लोरीन की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है C*, और ये नाइट्रोजन की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है C*1 और C*2 डाल लो। समझ में आ रही है आपको? आपको क्या दिख रहा है? लाइटर गैस फास्ट मूव करेगी, बोलो बेटा बोलो। सर जैसे मॉलिक्यूलर स्पीड, मतलब अगर जैसे कर्व जो है, ये जो पैराबोला है वो आगे की तरफ मूव करेगा तो जो उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज सेम होएगा। रहेंगे, वो सेम रहेंगे। देखो एक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऑफ, आपने क्लोरीन गैस ली और फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस ली, ठीक है। वो कह रहा है कि जो हल्की गैस है, हल्की हल्की कौन सी है? जिसका मास कम है, जैसे N2 का मास कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन, उसमें
जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम फ्रैक्शन के पास होगी। समझ में आ रही है? ठीक है। और क्लोरीन के अंदर ज्यादा फ्रैक्शन के पास होगी, मतलब ज्यादा फास्ट कौन मूव कर रही है, ज्यादा फास्ट थोड़ा सा मूव N2 कर रही है, बट जो फ्रैक्शन है वो दोनों का सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड्स में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर स्पीड चेंज हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बट फ्रैक्शन सेम ही है। कहने का मतलब ये जो कर्व का एरिया है क्लोरीन का, और ये जो कर्व का एरिया है नाइट्रोजन का, यार ये सेम ही रहेगा। कोई यार टोटल जो है, अगर आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल स्पीड आप समझ रहे हो, ओवरऑल स्पीड दोनों की सेम रहेगी, बट ऐसा होगा नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फास्ट स्पीड होगी, तो कम वाली भी होगी और ज्यादा वाली भी होगी, बट ज्यादा मॉलिक्यूल्स की फास्ट स्पीड होगी। समझ में आ रही है? एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन में ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड फास्ट नहीं है क्योंकि क्लोरीन भारी था। नाइट्रोजन में ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो है बेसिकली स्पीड वो फास्ट होगी। आप एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? बोलो, मैं आराम से दोबारा से समझाऊं या नहीं, पहले तो ये बताओ, बोलो। अरे लाइटर गैस के पास क्या है, लाइटर गैस जो है, लाइटर गैस के पास क्या है बताओ? हैज हायर वैल्यू ऑफ सी स्टार। इसका क्या मतलब है? दे मूव फास्टर देन हैवियर गैसेस। क्या आपको ये पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो यार। ये कर्व ये रिप्रेजेंट Yes, sir. करना चाह रहा है, दैट्स इट। आपको और किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि एट सेम टेम्परेचर जो लाइटर गैस होगी उसकी सी स्टार की, सी स्टार क्या बला है, सी स्टार आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। दैट्स इट जो आपको कंक्लूड करना था यहां से। दूसरी बात जो कंक्लूड करनी थी, ये जो कर्व का एरिया है, ये जो कर्व का एरिया है, ये कर्व का एरिया सेम ही रहेगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो वही रहेगी अगर आप ऊपर से देखोगे तो। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, पहले ये बताओ। ठीक है। ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है ये तो कुछ फ्रैक्शन के अंदर की स्टडी है। ठीक है। ये देखो, यहाँ जो पीछे जो स्पीड है वो कम वाली स्पीड है और आगे जो स्पीड है वो ज्यादा वाली स्पीड है। ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वही का वही है, चाहे स्लो, चाहे गैस हल्की हो चाहे गैस भारी हो। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं तो उसका जजमेंट जो है वो ऐसे दे सकते हैं कि लाइटर गैस है, फास्ट मूव करेगी, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है। ये इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस था। अब अगर एक और ग्राफ कर रहा हूं मैं आपको, इसका सिग्निफिकेंस की चर्चा करें तो वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये लो, ये लो। ठीक है। यहाँ पे मैं 3 कर्व्स बनाता हूँ, पर ओवरऑल एरिया जो है वो मुझे सेम रखना है, ऐसा मैक्सवेल ने कहा था मुझे करने को, तो मैंने इस तरीके से किया। ठीक है। इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इसको, T1, इसको T2, इसको T3। T1 T2 T3 लिखने का क्या अर्थ है कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट टेम्परेचर्स ले लिए और डिफरेंट टेम्परेचर पे ये C*1 कर दो, ये C*2 कर दो और ये C*3 कर दो। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या कर दो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अरे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं, मॉलिक्यूलर स्पीड ही लिखो यहाँ पे। मॉलिक्यूलर स्पीड राइट साइड में बढ़ रही है, बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे टेम्परेचर का रिलेशन पूछूं तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसमें आप पीछे एक बात पढ़ चुके हो कि जो स्पीड है, बेसिकली स्पीड आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा, क्योंकि C*3 जो है वो ज्यादा था एज कंपेयर टू C*2 से, एज कंपेयर टू C*1 से। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं पॉइंट्स में इस बात को लिखवाना चाहूँ, ये जो पीक है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब C*3 की मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऊपर वाली जो पीक है वो डिक्रीज होगी। क्या आपको ये बात दिख रही है? पहले बताओ, ये असर्शन रीजन में आता है। बोल्ट्जमैन के अंदर अगर कर्व के अंदर क्या हो, द पीक शिफ्ट्स फॉरवर्ड showing that the most probable speed या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार। आपको ये उल्टा दे दिया जाए और ट्रू फॉल्स में बोला जाए कि अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है मोस्ट प्रोबेबल, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसका जो पीक है वो डिक्रीज होगा? तो आपको कहना है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है कि जो पीक है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसका ये मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इफ द पीक shifts downwards, this means number of molecules having most probable speed decreases। यार इसके अंदर ना आप एक बात मतलब है ना अपने कान में या अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, और वो ये है कि हम इस टॉपिक के अंदर स्पीड ज्यादा और कम की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कर भी रहे हैं अगर ज्यादा और कम की बात, तो केवल और केवल दो डिफरेंट कर्व्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज ज्यादा कम के हिसाब से नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये रखेंगे कि अगर मैंने 3 डिफरेंट कर्व बनाए हैं तो 3 डिफरेंट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स आएंगी। कौन सी स्पीड आएंगी? केवल और केवल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। उसके रिस्पेक्ट में सारी चीज सोचना, ठीक है, और कुछ मत सोचना। बहुत आसान हो जाएगा ऐसा करोगे तो टॉपिक, क्योंकि दिख ही रहा है यार फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस साइड थे। आप बताओ ना, अगर आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है तो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसा तो मुझे दिख ही रहा है ना कर्व के अंदर। तो आप इन बातों से कर्व नहीं बना रहे, आप कर्व से ये बातें बना रहे। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखना। आप कभी भी इन बातों से कर्व बनाने की कोशिश नहीं करोगे। ये बातें हमने कर्व से सीखी हैं। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो बोलो यार, क्लियर हुआ कि Yes, नहीं sir. हुआ? पहले ये बताओ, ठीक है। ये थोड़ी सी जो पीक है ये फ्लैट होती है। मैं सारी बातें आपके लिए लिख देता हूँ, सारी बातें मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो जो पॉइंट है इसके अंदर क्या है, द कर्व फ्लैटन इन द मिडल showing that more molecules have speed near to the most probable speed। ठीक है, इस पॉइंट का अर्थ ये है कि ये जो पीक आपको ऊपर से फ्लैट दिख रही है ना, थोड़ी सी ये जो कर्व आपको ऊपर से इस तरीके से दिख रहा है, पहले आराम से जा रहा है कर्व होता हुआ, समझ रहे हो? ये थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर से, समझ रहे हो? थोड़ा सा फ्लैट है ऊपर से,
और इस फ्लैट का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा हैं जो ये वाली स्पीड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जबकि आप स्लांट देखो तो ये स्लांट 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 होता ही जा रहा है, लगातार नीचे जाता ही जा रहा है, बट जब ये ऊपर की बारी आई तो ये ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ये वाली स्पीड ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो ना यार, एक अगर आपने फ्रैक्शन लिया कहीं का भी गैस का, तो यार उसमें मैंने आपको बताया तो था यार, एक सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं और स्पीड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे को टक्कर मारता है, दूसरा तेज हो गया, वो वाला स्लो हो गया। इस तरीके से आप देखोगे तो ज्यादा ज्यादा वाली स्पीड भी है, कम कम वाली स्पीड है, बट ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड ऑक्यूपाई करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस। सही है, तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले ये बात बताओ यार, कोई बोलो। तो यार ये 2-3 पॉइंट आप याद रख लोगे, भूलने वाली बात तो नहीं है? बोलिए सभी लोग यस और नो। अब तक की कहानी क्या आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, अब मैं आपको यहां से बहुत ही जरूरी एक कंपैरिजन करवाने वाला हूं। ये कंपैरिजन हमारा तीनों डिफरेंट स्पीड्स के बीच में रहेगा और मैं लिख देता हूं टॉपिक, रिलेशन बिटवीन, ये आज का लास्ट है बस, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स। सॉरी, समझ में आ रहा है बेटा बैठा हुआ है? यस सर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, राइट। मुझे आप ये बताइए कि हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड करी है। ठीक है, अगर मैं लगाऊं सी स्टार तो बताओ ये स्टार वाली कौन सी स्पीड थी यार? सर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मैं आपको कहूं कि मैं लगाता हूं सी पे बार, तो ये वाली कौन सी स्पीड थी आप लोगों की, बोलो यार, देख के एवरेज बताओ। स्पीड। एवरेज। फिर लास्ट में जो सबसे पहले करी थी वो कौन सी स्पीड थी यार? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कोई बोलो यार, क्या ये बात क्लियर हुई? अब आप इक्वल टू लगाओ और सारी की सारी वैल्यूज लिखो। 2RT/m अंडर रूट 8RT/m अंडर रूट 3RT/। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है? आप बताओ, इन तीनों स्पीड्स में से सबसे ज्यादा स्पीड सर, कौन सी? एवरेज स्पीड। अगर मैं आपके लिए RT/m क्योंकि रेशो किया है, काट दूं तो ये √2 बचेगा और ये अंडर रूट 8/π बचेगा और ये अंडर रूट 3 बचेगा। अंडर रूट 3 का आंसर क्या होता है? 1.732। अंडर रूट 2 का आंसर क्या होता है? 1.414 और 8/π, पाई होता है 3.14 और 8 के नीचे पाई करोगे और उसका रूट करोगे तो आंसर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.595। ओ माय गॉड, क्या आपको रेशियो से ये अंदाजा हो रहा है कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा थी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड थी। बोलिए सभी लोग यस और नो। यस सर। अगर मैं सबको डिवाइड बाय 1.414 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.128, ये बन जाएगा 1.224। जी हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन किसके बीच में है? ये सी स्टार का रिलेशन है, सी बार का रिलेशन है और सी का रिलेशन है। और ये रिलेशन की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यार, और बोलो भाई, ये आपको याद करनी है वैल्यूज, ये आपको टिक करने को आएगा। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ये लिखा होगा रेशो, हाँ ये इसको इधर और इसको इधर अगर उसने कर दिया तो फिर ये वैल्यूज भी इधर उधर हो जाएंगी। इस बात को आप अपने दिमाग में रखोगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। मतलब अगर मैं चलो आपको एक धमाकेदार सी बात बताऊं, इधर देखो, आपने ये कर्व बनाया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का,
तो मैं अगर यहाँ पे बोलूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैं एक ही कर्व बना रहा हूँ, अब खाली डिफरेंट कर्व्स नहीं बना रहा, एक ही कर्व बना रहे हैं, अगर मैं ये वाला एक कर्व बना दूं इस तरीके से, तो आप मुझे बताओ सबसे कम स्पीड कौन सी थी? सी स्टार थी, सबसे पीछे लिखा हुआ था। और सी स्टार क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट और रॉन्ग? पहले ये बताओ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये। अगर मैं बात करूं इसके बाद कौन सी स्पीड थी और वो कहाँ पे आएगी, तो वो कहीं इधर आएगी, और वो कौन सी थी? एवरेज। एवरेज थोड़ी सी आगे आएगी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी थी, तो वो और आगे आएगी, तो वो कौन सी थी बेटा जी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? बोलो यार। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन कि यार यहां से यहां तक कौन सी स्पीड थी? सी डैश वाली और सी स्टार वाली। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोलो ना यार। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन देके अगर आपको पूछ लिया जाए कौन से वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के बता सकते हो ना कि सर सबसे पीछे वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है आउट ऑफ दीज थ्री, क्योंकि वो सबसे कम थी। भाई बोलो यार। और पीक पे भी होती है। Yes, sir. क्योंकि पीक पे क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, पीक क्या सिग्निफाई कर रहा है बेसिकली? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देख लो ना यार, ये ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड ऑक्यूपाई करते हैं आप लोगों की? बोलो यार। अरे C बोलो। star. सी स्टार। सी स्टार कौन सी स्पीड थी बेटा जी? Most probable speed. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, उसके बाद थोड़े से कम, उसके बाद थोड़े से कम। तो ये मतलब आप इस ग्राफ को देख करके थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में क्या किया एक बार मैं यार आपको फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले काइनेटिक गैस थ्योरी करी। हम कल की क्लास में देखेंगे कैसे ये डिराइव होते हैं हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन में। काइनेटिक गैस थ्योरी से जो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, एक एक्सपेरिमेंट कर आके जो भी था, डेरिवेशन कर आके काइनेटिक गैस इक्वेशन जिसको बोला था, कैसे इधर से वो सारे डिराइव करेंगे मैं आपको कल बताऊंगा। आज की क्लास के अंदर फिर हमने स्पीड्स की चर्चा करी है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके बाद एक रिलेशन किया था जो कहता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। फिर हमने दो स्पीड्स करी, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर हम इनके बीच में फिर हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को थोड़ा सा अच्छे से जाना, और कर्व्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा। फिर हमने जाना कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनेंगे। फिर हमने जाना एक रिलेशन जो कि तीनों स्पीड्स के बीच में था, जिसमें हमें पता लगा सबसे ज्यादा स्पीड रूट मीन स्क्वायर थी, फिर एवरेज थी, फिर मोस्ट प्रोबेबल थी। फिर हमने इनका रेशियो तैयार किया और हमें पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो हम पहले से ही उस हिसाब से स्टडी करते जा रहे हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही, इसको अच्छे से कर लेना। फिर मिलते हैं, ऑनलाइन वालों से तो कल ही मिलेंगे, बाकियों से मिलेंगे परसों। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है ना?